हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ। एंड बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एनएलएम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एचसी वर्मा बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड आप लोगों को पूरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, बस पर्टिकुलरली वही वही क्वेश्चन आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को कहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg placed on a long horizontal frictionless table is pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 meters in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. ठीक है, तो चलो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है एक एक करके उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो ब्लॉक है उसका मास हम लोगों को बता हुआ है 2 kg। ठीक है, लेट अस से फोर्स का वैल्यू F है और ब्लॉक जो डिस्टेंस मूव करता है दैट इज 10 मीटर्स एंड उसको टाइम लगता है 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लें तो चीज़ें थोड़ी और बेटर तरीके से समझ में आएंगी हमको। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसका मास 2 kg है एंड हमने इसके ऊपर F फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस ब्लॉक के पास एक A एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस मूव कर गया 2 सेकेंड्स में। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मुझे A का वैल्यू पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो A हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो सर बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो S हम लोगों को गिवन है 10, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी, प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर हो गया 4। अब देखो, जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं ए का वैल्यू मिल गया मुझे। ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ए पता लग गया, बस अब अपना काम हो गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लगा देते हैं। तो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन क्या था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहां से हम क्या कह सकते थे, F इज इक्वल टू मास था ब्लॉक का 2 kg और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करा 5। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया 10 न्यूटन्स। ठीक है, सो 10 न्यूटन्स इज द फाइनल आंसर। चलो, तो आई होप बात एकदम क्लियर हो गई है हमको। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर is to be stopped by applying brakes in next 4 meter. If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है एक एक करके सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यार ये 40 किलोमीटर पर आवर जो है एसआई यूनिट में नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है। तो कोई बात नहीं, ये 40 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करा हमारे पास वैल्यू आ गई 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो कार की इनिशियल वेलोसिटी 100/9 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब
कार रुकने से पहले जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज 4 मीटर्स, ठीक है। और फाइनली कार की वेलोसिटी 0 हो जा रही है, और कार का जो मास है वो हम लोगों को बताया हुआ है 2000 kgs, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। अब अगर हम लोग सिचुएशन का एक डायग्राम ड्रॉ कर लें तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इस पर ही हमारी कार मूव कर रही है एंड इसका मास हम लोगों को गिवन है 2000 kgs, ठीक है। एंड इनिशियली इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज 100/9 मीटर पर सेकेंड, एंड रुकने से पहले कार जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज 4 मीटर्स। तो क्योंकि फाइनली कार रुक जाने वाली है तो ज़रूर से ये जो कार की एक्सेलरेशन है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट साइड में पॉइंट करती हुई होगी। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब यार देखो, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि कार पर कितना डेसेलरेटिंग फोर्स लग रहा था, क्योंकि भाई न्यूटन सेकंड लॉ से पता लग जाए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर के मुझे ए पता करना है। चलो ठीक है, तो ए पता करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे u पता है, s पता है, v पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करके हम लोग जो है a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो हमने इक्वेशन लिखी v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 81 माइनस 2a और s का वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन को जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास आया a इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 9 इंटू, सॉरी 9 लिख दिया मैंने, दिस इज 8। हाँ, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 10,000 अपॉन 8 इंटू 81, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो लेकिन पता करना है कि कार पर डेसेलरेटिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो बहुत सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहां से हम क्या कह सकते थे, F इज इक्वल टू, अब कार का मास है 2000, कार का मास है 2000 kg और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करा 10,000 अपॉन 8 इंटू 81। तो जैसे ही हमने सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करा, फाइनली हमारे पास F का वैल्यू आया 3.1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन्स। बहुत बढ़िया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से बात हम लोगों को समझ में आ गई है। चलो ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन, इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब electrons are ejected from the cathode with negligible speed and reach a velocity of 5 into 10⁶ meter per second in traveling 1 centimeter. Assuming straight line motion, find the constant force exerted on the electron. ठीक है, mass of the electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो यार देखो, क्वेश्चन में हमें कहा है कि टीवी की एक पिक्चर ट्यूब है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल वेलोसिटी से निकलते हैं और 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर कवर करने पे, ठीक है। तो कितना फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा होगा ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है। चलो, तो सबसे पहले जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो, निग्लिजिबल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कहने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 है और फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर? 1 सेंटीमीटर, मतलब
0.01 मीटर्स, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करने पर इनकी वेलोसिटी 5 इंटू 10⁶ हो जाती है। तो ऐसा यूनिट्स में 0.01 मीटर्स हो गया, ठीक है। तो लेटस से कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसका वैल्यू कुछ एफ होगा। ये एफ हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोगों को बताया हुआ है m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो भाई ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। अगर इस सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स F लग रहा होगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ a एक्सेलरेशन आ जाएगी, है ना। और इस एक्सेलरेशन की वजह से ही इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हो जाती है। अच्छा, अब देखो, अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन पता करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके फायदा होगा। देखो, u पता है, v पता है, s पता है, तो हम लोग यूज करेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, v² हो गया 25 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू u² हो गया 0 प्लस 2, a मुझे पता करना है, और s है 0.01, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा, मेरे पास a का वैल्यू आ गया 1.25 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। बस अब अपना काम हो गया, हमें एक्सेलरेशन पता लग गई तो हमें फोर्स भी पता लग गया। तो अब भाई नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए। सो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये हो गया हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आ गई 1.2 इंटू 10⁻15। तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट करा तो फाइनली हमारे पास आया F इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन्स। बहुत बढ़िया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप हमें बात एकदम समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, so in question number 4 we are given a block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tension in the two strings. ठीक है, g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, तो यार एक काम करते हैं, जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है उसको यूज करके एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारी सीलिंग हो गई। अब सीलिंग से दो ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं। सो ये हो गया पहला वाला ब्लॉक, एंड एक और दूसरी स्ट्रिंग, और ये दूसरी वाली स्ट्रिंग से सेकंड ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। तो जो पहला वाला ब्लॉक है इसका मास है 0.2 kg, और जो दूसरा ब्लॉक है इसका मास है 0.3 kg। तो पहले वाले का नाम A रख देते हैं, दूसरे वाले का नाम B रख देते हैं, और ये हो गई थ्रेड नंबर 1 और ये हो गई थ्रेड नंबर 2। अच्छा, तो इस तरीके की सिचुएशन क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। कहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कैलकुलेट करके बताओ कि पहली वाली थ्रेड में और दूसरी वाली थ्रेड में कितनी कितनी टेंशन होगी। चलो, तो एक काम करते हैं, बारी बारी से दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब अगर मैं ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो मैंने ब्लॉक बी को एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब भाई ब्लॉक बी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है।
एक तो अर्थ ब्लॉक बी को mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, मतलब कि 3 न्यूटन से, और जिस रस्सी से ब्लॉक बी जुड़ा हुआ है वो रस्सी ब्लॉक बी को अपनी तरफ पुल कर रही है T2 टेंशन से। और क्योंकि ब्लॉक बी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है T2 तो कितना हो गया, T2 हो गया 3 न्यूटन्स। ठीक है, तो भाई T2 की वैल्यू तो पता लगे, T2 3 न्यूटन्स हो गया। अब ऐसे ही ब्लॉक ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब अगर मैंने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा तो मुझे क्या पता लगा भाई, एक तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, मतलब कि 2 न्यूटन्स। ठीक है, और ब्लॉक ए जो है वो थ्रेड नंबर 2 से भी कनेक्टेड है, और थ्रेड नंबर 2 में अभी हमने टेंशन कैलकुलेट करी 3 न्यूटन्स, तो एक 3 न्यूटन्स का फोर्स जो है थ्रेड नंबर 2 की टेंशन की वजह से लग रहा होगा, और जो थ्रेड नंबर 1 है वो भी इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रही होगी T1 फोर्स से। अब ब्लॉक ए भी इक्विलिब्रियम में है, तो जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो ब्लॉक ए के लिए हम लोग क्या कह सकते थे, T1 इज इक्वल टू 2 + 3, सो T1 का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 न्यूटन्स। बहुत बढ़िया। तो जो पहली वाली थ्रेड है उसमें टेंशन हो जाएगी 5 न्यूटन्स, और जो दूसरी वाली थ्रेड है उसमें टेंशन होगी 3 न्यूटन्स। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। So now in question number 5 we are given two blocks of equal mass m are tied to each other through a light string. One of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तब कुछ बात समझ में आएगी। तो भाई कुछ इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को गिवन है। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स का मास m है, एंड लेट अस से ये है ब्लॉक A एंड दिस वन इज ब्लॉक B। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा हुआ है कि ये जो थ्रेड है A और B को जो कनेक्ट कर रही है इसमें टेंशन कितनी होगी। तो यार देखो, जैसा कि ये सिचुएशन देख करके हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे ही मूव करेंगे, तो लेट अस से ये जिस भी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, लेट्स से इट इज ए, ये कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब अगर ये पूरा सिस्टम इकट्ठे ही मूव कर रहा है तो मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं जिसका कि मास 2m है। तो मैं क्या कह सकता था, F इज इक्वल टू 2m इंटू ए। तो यहां से मुझे इनकी कॉमन एक्सेलरेशन पता लग गई, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू F/2m। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये F/2m की एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। पर हम लोगों को ए और बी के बीच में जो थ्रेड है उसमें टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक काम करते हैं, जो ब्लॉक बी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई मैंने ब्लॉक बी को एक पॉइंट बना लिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ब्लॉक बी के ऊपर एकमात्र फोर्स केवल टी ही लग रहा है ना, और इस टी फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक बी है इसके पास कुछ ए एक्सेलरेशन है। तो अगर इस ब्लॉक बी के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूं तो मैं कह सकता था इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया टी, ये बराबर हो गया ब्लॉक बी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो हम कह सकते थे टी इज इक्वल टू एम इंटू एफ बाय 2m। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू F/2। बहुत बढ़िया। सो t इज इक्वल टू F/2 विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बात एकदम समझ में। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में एक पार्टिकल है जिसका मास 50 ग्राम्स है और ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है, और उसका जो वेरिएशन है वो हमें उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर t इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, बढ़िया। देखो यार, हमको एक बात समझ में आनी चाहिए
कि किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मुझे किसी भी गिवन इंस्टेंट पर इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स पता करना है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे जो है इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन पता करनी है। ठीक है, अब देखो यार, मुझे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाई दे रहा है और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन। अब लेटेस्ट से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी एक्सेलरेशन होगी, मेरे ख्याल से इस ग्राफ को देख करके आप समझ रहे होगे कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर भी इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन अगर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर बात की जाए तो 4 सेकेंड्स पर तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो पैरेलल हो जाएगी t एक्सिस के। इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। मतलब अगर हमसे फोर्स पूछा जाता एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स तो हम कहते वो हो जाता बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हो गई 0, तो फोर्स भी हो गया 0। ठीक है, परफेक्ट। और 2 सेकेंड्स पर और 6 सेकेंड्स पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। 2 सेकेंड्स पर पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स और 6 सेकेंड्स पर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि स्लोप सेम होगी। अच्छा, अब मतलब बस इस ग्राफ की स्लोप हमको कैलकुलेट करनी है। तो यार इस ग्राफ की स्लोप क्या हो जाएगी? लेटेस्ट से ये एंगल है थीटा, तो जो स्लोप है वो हो जाती है tan थीटा। सो tan थीटा कितना हो जाना चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 15 अपॉन 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बस अब हमको फोर्स पता लग गया। F इज इक्वल टू, बॉडी का मास था 50 ग्राम्स, मतलब कि 50 अपॉन 1000 इंटू एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया 25 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते थे F इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन्स। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको गिवन है टू ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मास MA एंड MB रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल. The experimenter pushes the block A from behind so that the blocks accelerate. ठीक है. If the block A exerts a force F on block B, what is the force exerted by experimenter on A? अच्छा, ठीक है. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है ना, तब विजुअलाइज होगा कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है. सो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इसके ऊपर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखे हुए हैं. ठीक है, ये जो पहला वाला ब्लॉक है दिस इज ब्लॉक ए एंड जो सेकंड ब्लॉक है दिस इज बी. ठीक है, सो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है. इनके मासेस भी इसी तरीके से हमको गिवन है. इसका एम ए मास है और इसका मास एम बी है. ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं. अच्छा, अब क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटर है, वो ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स लगाता है और वही फोर्स हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है. तो लेट अस से एक्सपेरिमेंटर जो
ब्लॉक ए पर फोर्स लगाता है उसका वैल्यू एफ डैश होगा। ठीक है, और ये एफ डैश हमको कैलकुलेट करके बताना है। और क्वेश्चन में एक चीज हम लोगों को और बताई हुई है कि ए और बी एक दूसरे की सरफेसेस पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू एफ है। अब बच्चों देखो, हम लोग जानते हैं कि ए और बी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे वो नॉर्मल फोर्स होगा। तो यहां पर ए और बी के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स हमको बताया हुआ है। ठीक है ना, उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमको बताई हुई है एफ। ठीक है, और एफ डैश हमको कैलकुलेट करना है। बच्चों दोबारा से यहां इस क्वेश्चन को देख करके मुझे एक बात समझ में आ रही है कि क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ कांटेक्ट में हैं, तो अगर हम ए वाले ब्लॉक पर धक्का लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं इस पूरे सिस्टम को एक अकेला ब्लॉक मान सकता हूं जिसका कि मास एम ए प्लस एम बी है। तो मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था कि एफ डैश जो है वो बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एम बी इंटू पूरे सिस्टम की कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब इस पूरे सिस्टम की जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या आ गई, एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये तो हमें पूरे सिस्टम की कॉमन एक्सेलरेशन पता लग गई। अब ए और बी जो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू एफ है। तो अगर सपोज मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो अगर हम लोग बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो भाई हमको समझ में आ रहा है कि बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र जो फोर्स लग रहा होगा वो ए की वजह से नॉर्मल फोर्स ही लग रहा होगा। ठीक है ना, तो बी के ऊपर तो बस एक ये एफ फोर्स ही लग रहा होगा, और इस एफ फोर्स की वजह से ही बी के पास ए एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, तो बी के लिए हम लोग क्या कह सकते थे, तो बी के लिए हम कह सकते थे एफ इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते थे एफ इज इक्वल टू एम मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें एफ डैश दिखाई दे रहा है, और एफ डैश का ही वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो अब जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा, हमारे पास एफ डैश की वैल्यू आ गई, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी। परफेक्ट। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ओके, सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली आकर के आदमी के, एक बॉल्ड पर्सन है उसके सिर पर आकर के टकरा रही हैं, और हमको कहा है कि इन रेन ड्रॉप्स की वजह से आदमी के सिर पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। मैंने ये नोटिस करा है कि इस क्वेश्चन में जो है बच्चों को कई सारी तरीके की मिसकॉन्सेप्शंस होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत डिटेल में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूं, ताकि आपके माइंड में जो है एक प्रॉपर क्लियरिटी आ जाए कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो और फिर शुरू करते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारे आदमी के सिर की सरफेस है। ठीक है, ये हमारा बॉल्ड आदमी का सिर है। अब क्या होता है, रेन ड्रॉप आकर के इससे टकराती है। ठीक है, अभी टकराई नहीं है, बस अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद टकराने वाली है। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा, अभी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस रेन ड्रॉप की क्या एक्सेलरेशन है, तो मैं कहूंगा इस रेन ड्रॉप का फ्री फॉल हो रहा है, तो ये रेन ड्रॉप जो है ये जी एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जैसे ही ये रेन ड्रॉप इस आदमी के सिर के साथ कांटेक्ट में आएगी, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अब हम वो केस देख रहे हैं जब ये रेन ड्रॉप
इंसान के सिर के साथ कांटेक्ट में आएगी। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी भी तो इस ड्रॉप की एक्सेलरेशन जी ही होगी। नहीं बच्चों, अब नहीं इसकी एक्सेलरेशन जी होगी। जब तक ये सिर के सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आई थी, केवल तभी तक इसका फ्री फॉल हो रहा था। अब जैसे ही यह आदमी के सिर की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आई है, तो अब होगा ये कि आदमी का जो सिर है वो इस रेन ड्रॉप के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कोलिजन की वजह से लग रहा है। ठीक है, इस तरीके के फोर्सेस को हम लोग कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। ठीक है सर, ये इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? देखो, वैसे तो हम लोग इंपल्सिव फोर्स की चर्चा जो है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जो इंपल्सिव फोर्स होता है ये एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है जो बहुत थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही ये रेन ड्रॉप आकर के आदमी के सिर से टकराएगी, है ना, जैसे ही कोलिजन की शुरुआत होगी, आदमी का सिर इस ड्रॉप के ऊपर फोर्स ऊपर को लगाएगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए ये ड्रॉप भी आदमी के सिर के ऊपर इतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ड्रॉप की चर्चा करता हूं तो देखो, अगर मैं इस ड्रॉप को अब अलग से देखता हूं तो मुझे क्या समझ में आएगा। हम लोग इसका एक एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो होगा ये कि जो अर्थ है वो इस ड्रॉप को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और आदमी के सिर की वजह से जो नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स लगा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है। सॉरी, मैंने इसको n लिख दिया, ये n नहीं है, ये इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको यही इंपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यार मैंने कहा कि ये जो इंपल्सिव फोर्स है ये कोलिजन की वजह से जनरेट हुआ है, तो ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जब मैं कह रहा हूं बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये जो फोर्स है ये इस ड्रॉप के मास के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो mg फोर्स लग रहा है वो इस f से बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर ये mg इस फोर्स से इतना ही ज़्यादा छोटा है तो हम इस mg को f के सामने निगलेक्ट भी कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो f है, अगर ये हाथी है तो mg जो है वो एक चींटी है। इतना ज़्यादा फर्क है दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में, तभी तो हम इसको इंपल्सिव फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं ये बहुत ही थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, तो मैं ये मान सकता हूं कि अगर हमारा कोलिजन बहुत थोड़े से टाइम में खत्म हो जाने वाला है तो इस फोर्स को इतने छोटे टाइम के लिए कांस्टेंट माना जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कोलिजन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा है, तो उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए हम इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब होगा क्या, इन सभी फोर्सेस की वजह से इस ड्रॉप के पास एक a एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखें तो हमें लिखना चाहिए था F माइनस mg इज इक्वल टू ma, पर क्योंकि ये जो mg है ये f के सामने बहुत छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो बराबर हो जाएगा ma के। ठीक है, तो हम कह सकते थे a जो है उसका वैल्यू हो जाता f/m, और क्योंकि कोलिजन बहुत थोड़े से टाइम के लिए हो रहा है तो हमने f को कांस्टेंट माना हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है f/m ये भी कांस्टेंट हो गई। अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अच्छा, तो चलो आओ, तो जब कोलिजन जस्ट होने ही वाला था तब इस ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और कोलिजन कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली ये ड्रॉप रेस्ट पे आ जाती है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये ड्रॉप कितनी डिस्टेंस चल करके रेस्ट पे आ जाती है? अपने रेडियस के बराबर, मतलब s इज इक्वल टू 1 mm। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, मुझे u पता है, v पता है, s पता है, कौन सी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं? v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी का स्क्वायर 900 माइनस 2a, और s है 1 इंटू 10⁻³ तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 900/2 और 10⁻³ को भी ऊपर ही भेज देते हैं, तो ये हो गया 10⁻3। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई, और a को हम लोग f/m भी लिख सकते हैं। ठीक है, और m था कितना? 4 मिलीग्राम्स, मतलब कि f/4 इंटू 10⁻⁻6 kg। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हम लोग कह सकते हैं f/4 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵/2। तो जैसे ही हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा, फाइनली हमारे पास f का वैल्यू आ गया 1.8 न्यूटन्स। तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को लेकर के आपके माइंड में जो भी मिसकॉन्सेप्शंस थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो आओ फिर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू -kx with k equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 centimeter? ठीक है, तो मतलब ये एक स्प्रिंग फोर्स के जैसा फोर्स है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जैसे सपोज हम लोग यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये एक ब्लॉक है, तो ये जब यहां पर था इस लोकेशन पर, मैंने कहा ये जो लोकेशन है लेट अस से इस लोकेशन का नाम रख दिया A। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक A पॉइंट पर था तब ये जिस स्प्रिंग से कनेक्टेड था वो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं? अब हम इस ब्लॉक को B पॉइंट तक ले जाते हैं। ये जो पॉइंट है दिस इज B। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि A पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 0 था, तो जो ये B पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अब यार देखो, हमने कहा कि A पॉइंट पर जो है स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, मतलब अगर मैं इस ब्लॉक को B पॉइंट पर ले जाता हूं जो कि A पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब स्प्रिंग में जो है 20 सेंटीमीटर्स का इलोंगेशन आ गया है। तो अब होगा क्या? तो अब जो स्प्रिंग है वो इसके ऊपर फोर्स लगाने लगेगी, जिस डायरेक्शन में हमने इसको डिस्प्लेस करा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से इस ब्लॉक पर फोर्स लगने लगेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा kx। ठीक है, अब हम लोगों को जो है क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमको बताया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास है 0.3 kg और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोगों को गिवन है k इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर।
और स्प्रिंग में जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है वो भी हम लोगों को बता हुआ, तो वो कितना है, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि जब हम इसको बी पॉइंट से रिलीज करेंगे इस ब्लॉक को, तब इस ब्लॉक की कितनी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, kx, मतलब 15 इंटू 0.2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास F का वैल्यू आ गया कितना, 3 न्यूटन्स। ठीक है, अब बस सिंपल न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लगा दो, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग क्या कह सकते थे, F की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 3, जो ब्लॉक है उसका मास है 0.3 kg, एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा, हमारे पास आया a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट, सो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। So now in question number 10, we are given both the springs shown in the figure are unstretched. If the block is displaced by a distance x and released, what will be the initial acceleration? अच्छा, तो देखो यहां क्वेश्चन में हम लोगों को एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये लेफ्ट वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और राइट वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा ये है स्प्रिंग नंबर 1 और ये है स्प्रिंग नंबर 2। ठीक है, अब अगर सपोज मैं इस ब्लॉक को कुछ x डिस्टेंस राइट में डिस्प्लेस कर देता हूं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो स्प्रिंग नंबर 1 है वो x लेंथ से इलोंगेट हो जाएगी, है ना, और जो राइट वाली स्प्रिंग है वो x लेंथ से कंप्रेस हो जाएगी। तो अब अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखो मुझे क्या दिखाई देगा। ये जो ब्लॉक है इसको स्प्रिंग नंबर 1, क्योंकि स्प्रिंग नंबर 1 इलोंगेट होगी इसलिए स्प्रिंग नंबर 1 इसको पुल करेगी, इसलिए वो इसके ऊपर F1 फोर्स लेफ्ट साइड में लगाएगी। और जो स्प्रिंग नंबर 2 है वो कंप्रेस हो गई है इसलिए वो इस ब्लॉक को पुश करेगी, इसलिए वो भी इसके ऊपर F2 फोर्स लेफ्ट में ही लगाएगी। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। मतलब इस ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो F1 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1x, और जो F2 है ये कितना हो जाएगा, K2x। मतलब अब अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेट फोर्स मतलब कि K1x प्लस K2x शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन पता करनी थी ब्लॉक की, तो हम लोग क्या कह सकते थे, x कॉमन आ गया और ये हो गया K1 प्लस K2 और राइट हैंड साइड पर ma, या फिर हम लोग कह सकते थे a इज इक्वल टू x बाई m इंटू K1 प्लस K2। परफेक्ट, सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू x बाई m इंटू K1 प्लस K2। चलो, so now in question number 11 we are given a small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter. Initially the block B is near the right end of block A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless.
फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। अच्छा, तो भाई देखो, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है, पहले तो वो नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो ब्लॉक ए है, इसका मास हम लोगों को बताया हुआ है 5 kg, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी हम लोगों को बताया हुआ है, कितना, 10 न्यूटन्स, ठीक है। और ये जो ब्लॉक ए है, इसकी लेंथ हम लोगों को गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। अब देखो, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद ये जो ब्लॉक बी है ब्लॉक ए से सेपरेट हो जाएगा। भाई देखो, इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक ए है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ए एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ब्लॉक बी की, तो ब्लॉक बी के ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। भाई ब्लॉक ए और बी के बीच में तो सरफेसेस भी स्मूथ है, तो फ्रिक्शन भी नहीं लग सकता। तो हो ये रहा है कि बड़ा वाला ब्लॉक तो एक्सेलरेशन से कुछ मूव कर रहा है, लेकिन ब्लॉक बी स्टेशनरी बना हुआ है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आप लोगों को फिगर में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो देखो, एक टाइम के बाद जो है ये ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए की दूसरी वाली एज पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, दूसरे एंड पर ये पहुंच जाएगा और फाइनली ये जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम ब्लॉक ए के ऊपर ही बैठ जाएं, ठीक है। अब देखो, अगर हम ब्लॉक ए के ऊपर ही बैठ जाते हैं तो होगा क्या कि ब्लॉक ए तो अपने फ्रेम में रेस्ट पर आ जाएगा और हमको ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो ब्लॉक बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब भाई देखो, ये ए का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते थे। ये ए किसकी एक्सेलरेशन थी, एक्चुअल में तो ये बड़े वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन थी। तो अगर मैं बड़े वाले ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कह सकता था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो सारी वैल्यूज जब मैंने सब्सटीट्यूट करी तो मेरे पास आया 10 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। सो हमारे पास आया ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो बड़ा वाला ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है। या फिर अगर हम बड़े वाले ब्लॉक पर बैठ जाएं और बी ब्लॉक को ऑब्जर्व करें तो बी ब्लॉक जो है हमें अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता हुआ दिखाई देगा। तो भाई देखो, अब कितनी देर के बाद ये जो ब्लॉक बी है ये जमीन पर गिर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक बी है इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ए से देखने पर, ठीक है। और इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.2 मीटर्स, ठीक है। और इनिशियली जो है ये ब्लॉक बी रेस्ट पे था, ठीक है। तो भाई देखो, U पता है, A पता है, S पता है और T कैलकुलेट करना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन यूज करी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब हमें टाइम का वैल्यू पता लग जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखो, S है हमारा 0.2 इज इक्वल टू यू तो 0 था प्लस हाफ ए है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, फाइनली हमारे पास टी का वैल्यू आ गया 0.45 सेकेंड्स। परफेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
ठीक है, मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी है जो कि खाई में गिर गया है और उसके दो दोस्त जो है वो रस्सी की मदद से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की पूरी कहानी है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये दोनों दोस्त जो रस्सी पर फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लगातार इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे इनका खाई में गिरा हुआ जो दोस्त है वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये जो आदमी है ये धीरे 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 करके ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो चलो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, लेट अस से मैं ये मान लेता हूं कि इसके दोनों दोस्त जो रस्सी पर फोर्स लगा रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है। ठीक है, अब रस्सी पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतनी ही रस्सी में टेंशन भी डेवलप हो जाएगी, मतलब रस्सी में जो टेंशन है इसका भी वैल्यू एफ ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो खाई में गिरा हुआ आदमी है इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखो मुझे क्या दिखाई देगा। देखो, इसके ऊपर कौन कौन लोग फोर्स लगा रहे हैं। एक तो अर्थ इसको mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी। ठीक है, और दो तरफ से रस्सियां भी इस पर फोर्स लगा रही होंगी। इस तरीके से रस्सियों का टेंशन फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, लेटेस्ट से ये दोनों रस्सियां इस वक्त इस इंस्टेंट पर वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो टी के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो तो डायग्राम देख करके समझ में आ रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ऐड होकर के कितने लगने लगेंगे, 2t cos थीटा। अब यार क्योंकि आदमी धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 2t cos थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है बात, या फिर हम कह सकते थे t बराबर हो जाएगा mg बाय 2 cos थीटा के। और t क्या है, t वही फोर्स है जो इस आदमी के दोस्त रस्सी पर लगा रहे थे, मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई, mg बाय 2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में कहा था ये प्रूव करके बताओ कि जैसे जैसे ये आदमी ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे इस f का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों आप एक बात समझने की कोशिश करो, ये जो आदमी है, ठीक है, इस इंस्टेंट पर जब ये आदमी इस लोकेशन पर प्रेजेंट है तो हम देख पा रहे हैं कि रस्सी जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल है। ठीक है, अब देखो जब ये आदमी कुछ ऊपर आ जाएगा तो अब जो रस्सियां होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी, और अब जो वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रही हैं वो इंक्रीज हो गया है ना। जैसे जैसे आदमी जा रहा है ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यार देखो अगर ये थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो है वो थीटा के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है। तो ये जो कॉस थीटा है ये लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब यार अगर डिनोमिनेटर लगातार छोटा होता जा रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे एफ का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा था कि आदमी जब सरफेस से एच डेप्थ नीचे होगा तब इसके दोनों दोस्त कितना फोर्स लगा रहे होंगे। चलो आओ देख लेते हैं। अच्छा, तो देखो अब जब ये फ्रेंड एच डेप्थ नीचे होगा तब सिचुएशन कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही होगी। देखो हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं उस केस के लिए। तो थीटा देखो कैसा कैसा दिखाई देगा हमको, तब कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही होगी।
ठीक है, लेट अस से ये थीटा होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते थे ये जो डिस्टेंस है ये h हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गई d/2, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो हाइपोटेनस है इसका वैल्यू कितना हो गया, √h² प्लस d²/4। अब हम जानते हैं कि किसी भी गिवन थीटा के लिए जो आदमी रस्सी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसका वैल्यू कितना है, mg/2 cos थीटा, ठीक है। तो इस वक्त cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, तो सर कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। cos थीटा इस वक्त हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब h/√h² प्लस d²/4, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू h/√4h² प्लस d², और वो 4 बाहर आकर के 2 बन गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते तो हम क्या लिख सकते थे, अब हम लिख सकते थे f इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा, मतलब कि 2h और ये ऊपर आ गया √4h² प्लस d²। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो हो गया f इज इक्वल टू mg/4h √4h² प्लस d²। परफेक्ट। तो भाई ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो f इज इक्वल टू mg/4h √4h² प्लस d², ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो आओ आगे बढ़ते हैं अब। So in question number 13, we have been asked, the elevator shown in figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square. The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by A on block B? अच्छा, तो यार देखो सीधा सीधा इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से A और B के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या करा, मैंने ब्लॉक ए को एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब बारी बारी से जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ब्लॉक ए पर वो सारे फोर्सेस शो कर देते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, अर्थ जो है वो इस ब्लॉक को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, मतलब कि 5 न्यूटन से पुल कर रही होगी, ठीक है। और ब्लॉक बी जो है वो ब्लॉक ए के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और यही नॉर्मल फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक ए है, क्योंकि ब्लॉक ए जो है वो भी एलिवेटर में है और एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, तो जो ब्लॉक ए है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब क्या किया जाए, न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिख देते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब भाई नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 5 माइनस n, ठीक है ना। एंड दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक, मतलब कि 0.5 इंटू एक्सेलरेशन जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया 5 माइनस n इज इक्वल टू 1, या फिर हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 4 न्यूटन्स। बहुत बढ़िया। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया n इज इक्वल टू 4 न्यूटन्स। चलो, तो क्लियर है एकदम। चलो आओ फिर अब आगे बढ़ें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें हमारा जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है।
तो यहां पर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तब हमें चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सो यहां पर ये एलिवेटर है और इस एलिवेटर से की सीलिंग से एक थ्रेड बंधी हुई है और उस थ्रेड से जो है एक 50 ग्राम्स का ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि लेटेस से ये जो थ्रेड है इसमें टेंशन टी होगी, एंड अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एलिवेटर है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, तो थ्रेड में टेंशन का वैल्यू कितना होगा। तो ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, ठीक है ना, इसे हम लोग पेंडुलम बॉब कहते हैं। ठीक है, तो इस पेंडुलम बॉब का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो मैंने इसको एक पॉइंट बना लिया। अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अर्थ इस पर mg लगा रही है और जिस थ्रेड से ये हैंग कर रहा है वो थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही है, और ये एलिवेटर में रखा हुआ है और एलिवेटर ए से मूव कर रही है, तो इस पेंडुलम बॉब के पास भी ए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो हम इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, तो हम कह सकते थे टी माइनस एम जी, है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब सॉल्व करके हमारे पास आता टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थ्रेड में टेंशन के लिए, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। अब ये जो इतनी टर्म लिखी हुई ना जी प्लस ए, इसको हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एलिवेटर की एक्सेलरेशन जीरो हो जाती, हम कह रहे हैं कि अगर एलिवेटर की एक्सेलरेशन जीरो हो जाती तो ये तो नॉर्मल केस हो जाता ना, तो तब क्या हो जाती थ्रेड में टेंशन, तो थ्रेड में टेंशन हो जाती टी इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है ना, ए जीरो हो गया तो ये जी हो गया। अब अगर ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन, कुछ नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, और ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड मूव कर रही है, तो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा कि टी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया एम इंटू जी प्लस ए। मतलब अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती, ठीक है, ए दोबारा से नॉन जीरो है और ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती, तो इस बार ए जो है वो नेगेटिव हो जाता, तो हम कहते ये हो गया एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन थ्रेड में टेंशन का वैल्यू बदलता रहता है। कैसे एलिवेटर एक्सेलरेट करिए उसके हिसाब से जो थ्रेड में टेंशन है वो भी बदलता रहता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है एलिवेटर का तो टेंशन का वैल्यू mg होता है। अगर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है एलिवेटर तो टेंशन का वैल्यू m इंटू जी प्लस ए होता है, और अगर एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो टेंशन का वैल्यू m इंटू जी माइनस ए होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बात हमको समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट, क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे कहा था कि जो एलिवेटर है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। मतलब जो टेंशन है उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए था, टी बराबर हो जाना चाहिए था एम इंटू जी प्लस ए के। ठीक है, तो अगर मैं सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता तो ये बन जाता टी इज इक्वल टू, मास 50 ग्राम्स दिया हुआ था हमको, मतलब कि 50 अपॉन 1000 इंटू जी प्लस ए, मतलब कि 9.8 प्लस 1.2। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो हमारे पास आता T इज इक्वल टू 0.55 न्यूटन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा है गोज अप विद डेसेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, एलिवेटर ऊपर जा रही है डेसेलरेशन के साथ। इसका मतलब यह है
कि एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने क्या सीखा है, अगर एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए। तो इस बार हमारे पास क्या आता, इस बार हम कहते T बराबर हो गया, मास है 50/1000 kg इंटू जी माइनस ए, मतलब कि 9.8 माइनस 1.2। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो हमारे पास आता T इज इक्वल टू 0.43 न्यूटन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर हम सी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, तो सी पार्ट में कहा है गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इस बार एक्सेलरेशन 0 है, तो सीधा सीधा इस बार क्या हो जाता है, T इज इक्वल टू एम जी। तो जब मैं यहां पर सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता तो हमारे पास आ जाता T इज इक्वल टू मास हो गया 50/1000 kg इंटू जी, मतलब कि 9.8। तो T की वैल्यू आ जाती 0.49 न्यूटन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, कमिंग ऑन टू द डी पार्ट। क्वेश्चन के डी पार्ट में देखो क्या कहा है, गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस बार एलिवेटर डाउनवर्ड जा रही है 1.2 की एक्सेलरेशन से, तो ये तो देखो कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये तो बी पार्ट ही हो गया ना। तो दोबारा से हमारा आंसर क्या हो गया, T इज इक्वल टू 0.43 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छा अब ई पार्ट देख लेते हैं। गोज डाउन विद डेसेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये तो ए पार्ट ही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, T इज इक्वल टू 0.55 न्यूटन्स। ठीक है, और एफ पार्ट में कहा है गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इसके लिए हमने T का कितना वैल्यू कैलकुलेट करा था, T इज इक्वल टू 0.49 न्यूटन्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गई हम लोगों को। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 अब देख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें विंग स्केल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। लेटेस्ट से ये हमारी एलिवेटर है एंड एलिवेटर के अंदर एक विंग मशीन रखी हुई है। एंड इस वेइंग मशीन पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, एंड लेटेस्ट से ये जो एलिवेटर है ये a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। देखो, अब विंग स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि किसी भी बॉडी का मास जब विंग स्केल मेजर कर रहा होता है तो विंग स्केल की जो रीडिंग होती है m डैश, वो बराबर होती है बॉडी का एक्चुअल मास इंटू 1 प्लस a बाय जी। ठीक है, ठीक है। अब अगर तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो a जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो a नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करें तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी जो एलिवेटर में खड़ा हुआ है विंग स्केल के ऊपर, तो वो जो एलिवेटर है वो पहले a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, और फिर a एक्सेलरेशन से डेसेलरेट करती है। ठीक है ना, तो भाई मैक्सिमम वेट जो विंग मशीन ने रिकॉर्ड करा वो 72 था और मिनिमम वेट जो रिकॉर्ड करा वो 60 kg था। तो क्वेश्चन में हमको ये पता करके बताना था कि जो आदमी का एक्चुअल मास है वो कितना था
और एलिवेटर की एक्सेलरेशन कितनी थी। तो देखो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग यूज करें तो यार हम लोग ये कह सकते थे कि जो मैक्सिमम वेट होता वो कितना होता, m इंटू 1 + a/g, ठीक है ना। और ये हमको कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 72, ठीक है। और जो विंग स्केल की मिनिमम रीडिंग होती है वो कितनी होती, m इंटू 1 - a/g, ठीक है। और ये हम लोगों को कितनी गिवन है 60, ठीक है। तो बच्चों अब देखो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, बॉडी का एक्चुअल मास और एलिवेटर की एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो लेट अस से ये है पहली वाली इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरी वाली है इक्वेशन नंबर 2। तो यार एक काम करते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा सर, m और m कट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ गया, 1 + a/g अपॉन 1 - a/g इज इक्वल टू 72/60। अब यार ये जो 72/60 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6/5, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 + a/g इज इक्वल टू 6 इंटू 1 - a/g, ठीक है, परफेक्ट। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 5 + 5a/g इज इक्वल टू 6 - 6a/g। अच्छा इसको और देखो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग कह सकते थे 11a/g इज इक्वल टू 6 - 5 1, या फिर a इज इक्वल टू g/11, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो a का वैल्यू आ गया मेरे पास, a का वैल्यू आ गया मेरे पास g/11, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा हुआ था कि g का वैल्यू आप लोगों को 9.9 लेना है। तो अगर मैं g का वैल्यू 9.9 लेता हूं तो a का वैल्यू हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को जो आदमी है उसका मास भी कैलकुलेट करके बताना था कि कितना होगा। तो ठीक है, a का वैल्यू देखो हम लोगों ने g/9 कैलकुलेट करा ना, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या थी, m इंटू 1 - a/g इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब a का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करा g/11, मतलब इसको मैं लिख सकता था m इंटू 1 - 1/11 इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसको अगर मैं और आगे फर्दर सॉल्व करता तो मैं कह सकता था m इंटू 11 - 1/11 मतलब कि 10/11 इज इक्वल टू 60। तो ये 0 0 तो कट हो गया, फाइनली मेरे पास आ गया m इज इक्वल टू 66 kg, परफेक्ट। तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो आदमी है उसका मास आ गया 66 kg, ठीक है। अच्छा तो मेरे ख्याल से अब ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी हम लोगों को, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।